नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। तमाम बातचीत के बाद भी भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। जहां एक तरफ चीन बातचीत के बाद पीछे हटने के लिए तैयार हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीठ पीछे अपनी सैन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन पर बड़ा हमला बोला है। चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि हमने हथियार अंडे देने के लिए नहीं रखे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सीमा पर चीन अपनी सीना जोरी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ बातचीत के बाद पीछे हटने पर राजी हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन का ये दोहरा रवैया भारत के गले नहीं उतर रहा। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत चीन से डरने वाला नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें वही भाषा बोलनी चाहिए जो उनको समझ आती है। हमारे शस्त्रागार अंडे देने के लिए नहीं है। इन्हीं लोगों को खतरना चाहिए। जिस भाषा में वो बात समझते हैं उस भाषा में उनसे बात करना चाहिए। हमारे जो शस्त्रागार हैं, हिंदुस्तान की शस्त्रागार में अंडे सेने के लिए जगह नहीं है। जरूरत पड़े तो आज नहीं तो कल हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। हम डरने वालों में नहीं। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के बयानों के बावजूद लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। चीनी घुसपैठ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चीन ने एग्रेशन दिखाया है। आम आदमी के मन में इसको लेकर बेचैनी है। हमारी सेना के जवान चीनी घुसपैठियों को वापस खदेड़ने में सक्षम हैं, लेकिन सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से मसला सुलझाना चाहती है। कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हालात खराब हो रहे हैं। चीन हमें डराना चाहता है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। सरकार चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीति के जरिए, बातचीत के जरिए हाल सुधरे। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हाल सुधरे की बदले बदहाल होते जा रहे हैं, इसमें चिंता बढ़ रहे हैं। हमें डराने की, धमकाने की कोशिश चीनी के लाल फौज कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाला नहीं है, हम खदेड़ने वाला है। संसद में देश को सच बताएं पीएम। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जब संसद शुरू हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करें और वर्तमान हालात के बारे में बताएं। देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और अपने बहादुर जवानों के साथ भी। गौरतलब है कि मौजूदा हालातों को लेकर भारत चीन के बीच तनाव जारी है और बातचीत के बाद चीनी सेना थोड़ा पीछे भी हटी है। लेकिन गलवान में भी बातचीत के बाद चीनी सेना पीछे तो हट गई, उसके बाद एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने वहां अपना अड्डा बना लिया था। फिलहाल भारतीय सेना चीनी सैनिकों से निपटने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है और भारतीय सेना की ओर से अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइलों का रुख बीजिंग की तरफ किया हुआ है। चीन की एक गलती उसके इतिहास में कभी ना भूल पाने वाली गलती साबित हो सकती है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। तो भारत चीन तनाव के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, जो कि हमने आपको भी सुनवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस मसले को डिप्लोमेटिक तरीके से हल करना चाहती है, लेकिन हालात और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ये कहना है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का। उन्होंने कहा है कि हमने जो इतना हथियारों का जखीरा रखा हुआ है वो अंडे देने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि लगातार भारत और चीन के इस विवाद पर हमारे देश के अंदर ही राजनीति गरमाई हुई है। लगातार इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो
दौर है वो जारी है। बार बार कांग्रेस इस पूरे मसले पर भारत सरकार से मांग कर रही है कि भारत सरकार कड़ा रुख अपनाए। ये मांग लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि पहले उन्होंने ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए रखी थी, इसके बाद उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे शस्त्रागार अंडे देने के लिए नहीं है। इसके बाद से एक बार फिर से राजनीति गर्म हो गई है। सरकार की तरफ से भी इस बयान पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको हम यहां ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता ने कहा है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लद्दाख बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। चीनी घुसपैठ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनके अनुसार, अधीर रंजन चौधरी के अनुसार, अभी भी घुसपैठ की जा रही है चीनी सैनिकों के द्वारा। इस मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मैं जान सकती हूँ इतनी अधीरता क्यों है? आखिर कांग्रेस या विपक्षी दल चाहते क्या हैं? क्या हम युद्ध कर लें? देश की सुरक्षा के मामले से ना तो इस देश की सरकार को, हिंदुस्तान के 137 करोड़ देशभक्त और हम लोग, और जो 20 हमारे शहादत में वीर जवान कर्नल बी संतोष और जो 20 जवान मारे गए, 74 जो घायल हैं, तो ये पूछता है सारा हिंदुस्तान कि आखिर मोदी साहब बिना युद्ध के हमारे सैनिक शहीद कैसे हो गए? जब कांग्रेस पार्टी के नेता, अपोजिशन के नेता, सारे पत्रकार और नवंबर में आपके पूर्वी अरुणाचल के एमपी पयाम दयोम साहब ने लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा था कि देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ये बताएंगे कि चीन हमारी सेना में 50 लाख, ये मैं नहीं कह रहा, लोकसभा में क्वेश्चन है कि चीन हमारी सेना में 50 किलोमीटर घुस गया है, सरकार क्या इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है और क्या उसको जवाब देगी? ऐसे ही अगर हम लोग किसी सुरक्षा के मुद्दे पर, किसी बात पर, इन्होंने धर्म साहब को तो राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं करा, ना उनसे सवाल पूछे। ऐसे ही स्वामी साहब इनके बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी पूछा कि चीन ने लद्दाख में और चीन ने सिक्किम में फिर घुसपैठ कर ली है, सरकार क्या माकूल जवाब दे रही है और क्या कर रही है, सरकार सो तो रही है, तो इन्होंने उनका भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इनको कीड़ा इस बात की है कि ये कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, ये देशभक्त लोगों को नहीं चाहते, ये चाइना को झूला झुलाते हैं। ये चाइना में 9 बार प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के तौर पर देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, बिना एजेंडे के जाते हैं, और उसका नतीजा यह है कि चाइना युद्ध करना चाहता है। आपकी विदेश नीति पाकिस्तान के लिए अलग क्यों है? लाल सिर करते, लाल 56 इंच की आंखें, लाल 56 इंच का सीना, लाल आंखें, एक के बदले 10 सिर, घर में घुस के मारेंगे, माकूल जवाब देंगे, इसका मतलब पत्थर से लेंगे। और जब चाइना आपके सैनिकों को आपके सीमा में घुस के शहादत कर देता है तो आप शांति का प्रस्ताव रखते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर झूठ बोला कि हमारे सेना के क्षेत्र में या हिंदुस्तान के क्षेत्र में ना कोई घुसा है ना कोई हुआ है। तो चाइना से हमारे सैनिक जो शहीद हो गए, क्या ब्रह्मांड में शहीद कर दिए या ऐसे कहीं और से किसी ने शहीद कर दिया? और दुर्भाग्य तो ये हुआ कि पीएम, आज तक हमेशा ये हुआ है कि पीएमओ कोई गलती करता है तो पीएम सुधार करते हैं, लेकिन यहां तो ये अलग काम हो रहा है कि पीएम गलती कर रहे हैं, पीएमओ सुधार कर रहा है। ये भी निंदनीय और दुर्भाग्य है। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अधीर रंजन चौधरी जी, हम और इस हिंदुस्तान का हर देशभक्त सिपाही, हिंदुस्तान की सेना, तीनों सेना के लोग, उनके कार्यकर्ता और हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग मोदी जी आपसे कहते हैं कि चाइना को उसकी भाषा में जवाब दीजिए, हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान मत भटकाइए, कि साहब बहिष्कार कर दीजिए। 4 टूटी हुई झालर चाइना की और एक टूटा खिलौना सड़कों पे गिरवाकर मध्य प्रदेश में आग लगा देते हैं। इनका मीडिया सेल उसे पूरे टीवी पे दिखाता है कि बहिष्कार कर दो। इसका ये केवल ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान की जनता के लिए है।
सरकार का एजेंडा क्या है, ठीक है, सरकार की नीति क्या है, सरकार चाइना पे क्या एक्शन ले रही है, ठीक है। ये सब विपक्ष का भी हक है और जनता का भी हक है। जिस तरह के प्रदर्शन हुए वो कांग्रेस की तरफ से भी किए गए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सिर्फ सड़कों पर नजर आए। अब दूसरी बात, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अलग नीति क्यों अपनाई जाती है। आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह की नीति से हम चल रहे हैं वही नीति हम चीन के ऊपर अपना सकते हैं? आपके लोग अगर और शहादत में मेरा आपके सवाल सैनिक, ये था, आप जो बार बार ये बात कहते हैं कि ठीक है आप चीन को उसी की भाषा में जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं जो धोखा चीन ने किया वो भारत करे? आप क्या चाहते हैं कि भारत के सैनिक आधी रात में जाएं और चीनी सैनिकों के ऊपर हमला बोल दे जैसा कि चीनी सैनिकों ने किया? क्यों आपने पुलवामा में क्या किया था? पुलवामा अटैक जब आपके ऊपर हुआ था, यही था। पाकिस्तान के साथ जो नीति हमने अपनाई हुई है, इस देश ने अपनाई हुई है, आपको लगता है कि चीन के साथ हम वैसी ही नीति के साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चलना चाहिए, वरना आप डरते हैं। सही मायने में पूछना चाहते हैं हम आप, आज तक हमने सुना नहीं कि किसी देश के प्रधानमंत्री के 20 सैनिक शहीद हो गए हो, 74 घायल हो और शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, शांति दूत बन के जा रहे हैं। नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश के बारे में पूरे देश को पता है, पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करता रहता है। आपकी क्या पॉलिसी है? चाइना आपको चारों तरफ से घेर रहा है। चाइना चालबाज था, मक्कार है, मक्कार रहेगा। और सुन लीजिए, वो कल आपने चैनल नहीं देखा, गलवान घाटी के बगल में, सयोम घाटी के पास उसके टैंक, उसके तोपखाना सैटेलाइट्स पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपकी मीडिया एजेंसी की सूचना सारी सरकार के पास है कि जो 22 मई की जो स्टेज थी वहां केवल एक सफेद टेंट था और 22 जून को वहां कम से कम 12 से ज्यादा तोप खड़ी है और वहां हेलीकॉप्टर से और उनके काफी बंकर्स खड़े हुए हैं। तो हमारा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि आप विश्व गुरु हैं, भारत पिछले 70 साल में भारत को सारी सुविधा बफोर जैसी तोप राजीव गांधी साहब ने लाके दी और आप पूरा इस्तेमाल करिए। चाइना को चाइना की भाषा में जवाब दीजिए। ये देश चाहता है, देश चाहते हैं, सैनिक चाहते हैं, भारत चाहता है। अजय जी, इस तरह से तो भारतीय सेना ने भी अपनी शक्तिशाली मिसाइलों का रुख बीजिंग की तरफ किया हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं कि चीनी सैनिकों ने ये सब किया हुआ है, उन्होंने अपने इतने हथियार शस्त्र सब भारत की तरफ मोड़े हुए हैं, तो भारतीय सैनिकों ने भी तो वही किया हुआ है। भारतीय सेना की तरफ से भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं कि अगर अब कुछ भी होता है तो हम पुख्ता इंतजाम के साथ वहां खड़े हैं, मुस्तैदी से डटे हुए हैं और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। हम आर्मी की तरफ न कभी उंगली उठा रहे, ना हमारा आर्मी को सलाम है, सलाम था और सलाम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बयान भी जो केवल चैनलों पे आकर चाइना को ध्वस्त कर देंगे, चाइना को बर्बाद कर देंगे, चाइना खत्म हो जाएगा, चाइना ये कर देंगे। अरे भाई, कभी इनके एक सांसद हैं सिन्हा साहब, बिहार से सांसद है बीजेपी, राकेश सिन्हा, उनके ट्विटर को आप उठा के देख लीजिए। अधीर रंजन जी के ट्विटर तो आपने देख लिए। अधीर रंजन जी ने देश हित में कह दिया कि ये हथियार क्यों रखे हैं, कि भारतीय सेना इतनी मजबूत है, भारतीय सेना की असली 56 इंच की शादी है, नकली 56 इंच नहीं है। और उन्होंने कहा चीन को नेस्त नाबूद कर दो, चीन को हम खत्म कर देंगे, चीन मक्कार है। तो फिर आप मोदी जी को और प्रधानमंत्री जी को भी ट्वीट कर देते, हमने कहा राकेश सिन्हा जी, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुब्रमण्यम स्वामी साहब पूछ रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दिया। पयोग दयाम साहब पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया, उनका ट्विटर नहीं देख रहे। देशभक्त कांग्रेस, राष्ट्रभक्त कांग्रेस के नेता अगर ये बात करते तो उन्हें आप राष्ट्रद्रोही घोषित कर रहे हैं। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं अपने देश के भीतर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इस मसले पर चर्चा के लिए फिलहाल पश्चिम बंगाल से उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार जो कि बीजेपी से हैं, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अधीर रंजन चौधरी ने आज ट्वीट किया है, उसके बाद वे कैमरे के सामने भी आए और उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है कि सेना के जो हथियार हैं वो अंडे देने के लिए नहीं है। आखिर क्यों कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा? देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बयान दिया और नेशनल इंटरेस्ट का खिलाफ है। इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ा बात है
वो जो हम लोगों का आर्मी है, हम लोग तो प्राउड है हमारा जवान का ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसका खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट आर्मी, इट इज अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट। ये जो है, ये उन्होंने जो बात बताया, ये है चाइना का एजेंडा का अंतर्गत जो बात कहना है। कांग्रेस का सब लीडर लोग वही बात आज कर रहे हैं, वही मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दा चाइना चाहते हैं ये इंडिया का अंदर उठे, इंडिया का अंदर जो सबको बोलने का अधिकार है, जो चाइना का अंदर नहीं है। चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम, उधर में बात करने का किसी का अधिकार नहीं है। इंडिया के अंदर है, लोकतंत्र है, और जो इसका जो सुयोग है, इसका जो बेनिफिट है, चाइना ये कांग्रेस का माध्यम से यूज कर रहे हैं आपने के लिए। ये सब लोग चाइना एजेंडा में बात कर रहे हैं, एंटी नेशनल, एंटी आर्मी, यही हमारा कहना है। इन लोग को थोड़ा समझ के बात करना चाहिए। आज चाइना के अगेंस्ट में इंडिया के लिए सबको एक साथ जुट के लड़ाई करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। ये है देश का अंदरूनी मामला नहीं है, ये देश का बाहर वाला मामला है, चाइना का साथ लड़ने वाला मामला है। ये मामले के लिए अधीर रंजन चौधरी को हम लोग आशा करते हैं वो समझ जाएंगे, और थोड़ा ये ऐसा बात नहीं करके थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बात करेंगे, देश का खिलाफ नहीं बात करके, आर्मी का खिलाफ बात नहीं करके, जो देश का पक्ष में बात करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। ये हम लोगों का उम्मीद है, और सामने देखते हैं और क्या करते हैं। ठीक है जयप्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि गलवान झड़प के बाद लगातार आपकी सरकार की तरफ से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, सैन्य लेवल पर ये बातचीत हो रही है, अभी क्या कुछ असर नजर आ रहा है? आप जवाब दे पाएंगे कि आखिर जो भी ये बातचीत का दौर इतने दिनों से चल रहा है उसका कुछ असर नजर आया? क्या चीन की सेना पीछे हटी है? ना देखिए, बात सबसे बड़ा बात है, ये आज ये बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं चल रहा है, बातचीत का साथ साथ जो आर्मी प्रिपरेशन है, और राजनाथ सिंह जी जो रशिया विजिट किया, उधर में जो बात जॉइंट स्टेटमेंट बाहर में आया, ये सब लेके एक माहौल पैदा हुआ है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बातचीत हो रहा है, बातचीत का साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाया ये मजबूती का साथ इसका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है। ठीक है जयप्रकाश जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश से देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का कहर। यूपी के देवरिया में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश के बीच बिजली गिरने से आधा दर्जन लोग झुलस गए। सभी को स्थानीय और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहां देवरिया में बिजली गिरने से 7 लोगों की जहां मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन लोग झुलस गए हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। सभी को स्थानीय और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यूपी के देवरिया में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो बिजली गिरने से झुलस गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें स्थानीय और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि कल से ही यूपी में लगातार बारिश हो रही थी। देवरिया और कुशीनगर में अब भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यूपी में मॉनसून जल्द ही आ गया है। तय समय से पहले ही यूपी में मॉनसून ने एंट्री कर ली और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। देवरिया और कुशीनगर में कल से बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश के कारण आज इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है देवरिया में, वहीं आधा दर्जन लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत फिलहाल गंभीर है, वो झुलस गए हैं इस हादसे में। सभी को स्थानीय और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देवरिया और कुशीनगर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। देखिए, मानसून का कहर उत्तर प्रदेश में, हालांकि अभी मानसून पूरी तरीके से आया भी नहीं, लेकिन आज मानसून का कहर देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली गिरने से देवरिया में 6 लोगों की मौत हुई और कुशीनगर में 1 व्यक्ति में दम तोड़ा। बताया जा रहा है कि सब लोग खेतों में काम कर रहे थे।
इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और ये लोग कहीं भाग नहीं पाए और सीधे तौर पर ये लोग झुलस गए हैं। बरहज थाना क्षेत्र है, ग्राम बरहा है देवरिया का, वहां पर एक किशोर सहित लगभग 5 लोग और हैं, यानी टोटल 6 लोग हैं। और इसके अलावा एक कुशीनगर में एक व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सीधे तौर पर जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और सीधे तौर पर जो भी वहां के बड़े राजनीतिक नेता हैं वो भी इन परिवारों के जिनके यहाँ क्षति हुई है उनके यहाँ पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। कुशीनगर और देवरिया में भारी बारिश के चलते कहर देखने को मिला है। जयप्रकाश जी लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, देखिए अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही है कि सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को सुलझाना चाहती है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, किसी तरह से हालात काबू में नहीं आ रहे। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? नहीं, ये बात मैं मानता नहीं हूँ। ये हालात और बिगड़ जा रहे हैं, क्या खराब होते जा रहा है। हालात इंप्रूव हो रहा है। जो पॉइंट हम लोग पहुंच गए थे, ये सामने सामने हाथापाई का ऊपर, आज वो कम से कम बंद हुआ है। अपना अपना जगह में ये लोग वापस गया, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी बैरक में चला गया है। आमने सामने तो है ही बॉर्डर का इस पार और उस पार, लेकिन हालात और बिगड़ गया, ये चीज हम मानता नहीं है। सबसे बड़ा बात है, ये जो बॉर्डर है बिटवीन 2 न्यूक्लियर पावर का अंदर, इसको तो सभी चाहेंगे ये इसको शांतिपूर्ण हिसाब से इसको सुलझाना चाहिए। तो इसके लिए के बात आगे ले जाना चाहिए। और एक बात तो हम लोग को याद रखना भी चाहिए कि चाइना क्यों चाहते हैं इसको बरकरार रखने में। ये जो प्रॉब्लम अभी चालू हुआ, इसको बरकरार रखने में चाइना का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड में चाइना एक घर में चला गया, सब उसका पीठ दीवार में हट गया। तो ये जगह में है पॉलिटिकली सेक्लूशन जो उनका चाइना का हुआ है, इसका बाहर आने के लिए चाइना इधर में देखिए इंडिया का साथ एक बॉर्डर लेके लड़ रहे हैं, उधर जापान सी में जापान का साथ भी एक मुद्दा वो लोग उठा लिया है। ये इन लोग का एक निर्दिष्ट और एक स्पेसिफिक प्लान है हाउ टू कम आउट ऑफ द आइसोलेशन। तो इसीलिए के चाइना तो चाहेंगे, लेकिन हम लोग बातचीत तो चलाएंगे, साथ साथ हम लोग का प्रिपरेशन रहेगा। और इसी सब प्रिपरेशन और बातचीत का सब जब होगा, उसमें नेशनल यूनिटी रहना चाहिए। ये हम लोगों का बात है। ये सब अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस बोलिए, दूसरा 2-3 पार्टी हम लोग देखा, सीपीएम जैसा, इन लोग को सोचना चाहिए ये आज ये दिन जो आया है, आज जो परिस्थिति है, इसमें एक सुर में देश का हित में सबको सोचना भी चाहिए, बात भी करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। यही हम लोगों का सुझाव है उन लोगों को। ठीक है जयप्रकाश जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि रशिया गए राजनाथ सिंह और वहां पर भी आपने तमाम जो भी समझौते किए होंगे नहीं किए होंगे वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन उन सब का फायदा हमें क्या मिल रहा है? जिस तरह से तनाव लगातार बना हुआ है उस दिन से, उस तनाव में कोई कमी नहीं आई है। आप बार बार बातचीत करने जा रहे हैं, हालांकि आपने तमाम दलीलें दे दी हैं, लेकिन आप विपक्ष को तक ये बात नहीं समझा पाए, पूरे देश को कैसे समझाएंगे? नहीं, पूरा देश समझ गया। विपक्ष पार्टी राजनीति कर रहा है, पॉलिटिक्स। और एक बात सोचिए, ये रशिया जाके आप बोला कि क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा बात है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का दिन है आज का दिन, और आज का माहौल भी ऐसा है। जो इंडिया एक देश है, ये अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप में सबसे सर मैं मानती हूँ कि आपकी विदेश नीति काफी अच्छी है, आप तमाम जो देश हैं उनको अपना अच्छा मित्र बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जो आपके पड़ोसी देश हैं उनसे ही आपकी नहीं बन रही। जो वाकई में हमारी सीमा से लगते हुए देश हैं, उनमें से आप मुझे एक का भी नाम बता दीजिए जिनके साथ आपके रिश्ते इस समय मधुर चल रहे हों। आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप नेपाल देख लीजिए, आप अपना चीन देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। इस तरह से कैसे चलेगा? आप रशिया जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसमें कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, लेकिन पड़ोसियों से ही नहीं बनेगी, फिर कैसे चलेगा? बात सुनिए, आप पहला जो प्रश्न किया था, आज रशिया अमेरिका एक साथ भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। दूसरा आया पड़ोसी का बात। आप सुन लीजिए, पाकिस्तान और चाइना ये कब हम लोगों का मित्र था?
कब था? कब? कोई दिन नहीं था। पाकिस्तान पहले से ही हम लोग का दुश्मन है, चीन पहले से ही हम लोग का दुश्मन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों इन लोग का बात बोल रहे हैं कि क्यों आज वो लोग हम लोगों का दुश्मन है? वो था, आज भी है। अब इसमें जो आता है नेपाल का बात, बांग्लादेश अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है, भूटान है, श्रीलंका है, ये लोग सब हम लोग का दोस्त है। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सार्क में, देखिए इंडिया का ही बात चलता है सार्क कंट्री में। दूसरा नेपाल का जो बात है, नेपाल हम लोगों का छोटा भाई है। आज एक फैमिली में छोटा भाई को कोई उस्काया और उसका के कुछ उन लोग का मन में पैदा किया तो उसको समझाना चाहिए, उसको बेघर नहीं करना चाहिए। ये पहले भी हुआ था, आपको याद होगा, नेपाल का अंदर जान समझ के कुछ बाहर का आदमी लोग आके एंटी इंडियन परिस्थिति पैदा किया था। भारत उसका ऊपर शांति से स्टेप्स लिया और वो लेके नेपाल को समझाया। फिर भी नेपाल काल जब हम लोग को समझाएंगे, नेपाल समझेंगे और वो बात बन जाएगा। नेपाल को भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। ये इतना बड़ा बॉर्डर है, 1 करोड़ से ज्यादा नेपाली हम लोग का इधर में रहते हैं। उन लोग का साथ, हम लोग का साथ एकदम भाई, जो दो भाई जैसा होता है, वहां का एक कोख से पैदा हुआ दो भाई, ऐसा भारत और नेपाल है। लेकिन आज का थोड़ा सा तनाव के लिए हम लोग भाई को बेघर कर नहीं कर सकते हैं। आज जयप्रकाश जी, आपका छोटा भाई, जयप्रकाश जी, आपका छोटा भाई भारतीय बहुओं पर उनकी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी कर रहा है कि 7 साल से पहले उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर भी वो आपका छोटा भाई है। चलिए मान लेते हैं, उन्होंने जो बॉर्डर पर किया वो भी हमने देखा, चलिए उसको भी मान लेते हैं। आप कह रहे हैं समझाएंगे, अभी तक फिर बातचीत क्यों नहीं की गई? चलिए नेपाल को साइड में रख लेते हैं, हम चीन की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि चीन तो शुरू से ही दुश्मन रहा है, तो 2014 से लेकर अब तक 18 बार क्यों मुलाकात हुई है आपकी चीन के राष्ट्रपति से? वो जब यहाँ पर आए तो हमने देखा किस तरह से प्यार मोहब्बत नजर आ रही थी। ऐसा नहीं है कि रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की गई। बात बस ये है कि अब जो धोखा मिला है उसका बदला चाह रहा है देश, उसका बदला चाह रहा है विपक्ष, और आप डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे किसी को आपत्ति नहीं है, बस ये जानना चाहते हैं लोग कि स्थिति वाकई में क्या है, स्थिति है क्या, जो अभी हकीकत वहां पर क्या है, तनाव है या नहीं, कम हुआ है या नहीं, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है, विपक्ष ये जानना चाहता है। आपके तौर तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, बस परिस्थितियां हम जानना चाहते हैं। देखिए, इस महल में परिस्थिति आप जो जानना चाहते हैं, देश जानना चाहते हैं, इस सिचुएशन में जो आर्मी का चीफ, आर्मी का जनरल लोग, ब्रिगेडियर लोग, ये लोग जो बयान देता है, ये बयान पूरा देश को विश्वास करना चाहिए और दोस्त विश्वास भी कर रहे हैं। सिर्फ कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट, कुछ अपोजिशन पार्टी, दे आर क्रिएटिंग ये जो कंफ्यूजन, वो छोड़ के आप देखिए रेगुलर बेसिस में आर्मी का ऊपर छोड़ा गया है ये सब बात, तो आर्मी का तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है उसका ऊपर ध्यान दीजिए, उसका विश्वास कीजिए, उसमें परिस्थिति आपका सामने क्लियर हो जाएगा। वो लोग समूचा परिस्थिति का एक्सप्लेन रेगुलर बेसिस में रोज कर रहे हैं, तो वो छोड़ के और क्या जानना चाहते हैं? वो आर्मी हम लोगों का आर्मी है, उन लोग को विश्वास करना, उन लोग को प्रोटेक्शन करना, उन लोग को सपोर्ट देना हम लोग का काम है। हम लोग का काम नहीं है राहुल गांधी का या अधीर रंजन चौधरी का बात सुन के आर्मी का एजेंट्स में बात करना। यही पूरा देश इन लोग को विश्वास कर रहा है, परिस्थिति जान रहा है। सिर्फ परिस्थिति क्या है बोल के दूसरा सुर गा रहे हैं ये सब आदमी, ये सब बंदा जैसे राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी। इन लोग को हमारा रिक्वेस्ट है, जैसे आप लोग मेहरबानी करके आप लोग आर्मी का बात मानिए। आर्मी को पूरा देश सम्मान करते हैं, उन लोग का बात विश्वास करते हैं। परिस्थिति आप उन लोग से जान लीजिए, वो लोग जो जितना बोलने का है वो लोग जानता है, ये कितना बोलने का है, कितना स्ट्रेटेजिक है, कितना नहीं बोलने का है, ये सब उन लोग का ऊपर छोड़ दीजिए। फेथ ऑन आर्मी, यही बात बोलना है। ठीक है जयप्रकाश जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे थे आपको। अजय वर्मा जी, अजय जी आपने भी सुना होगा किस तरह से जयप्रकाश जी ने कहा है कि आप कम से कम सेना का तो विश्वास कीजिए। हमने कब कहा है कि हमें सेना का विश्वास नहीं है? सेना तो इनसे पहले हमारी थी, 60 साल तक सेना हमारे साथ
देखिए हम सेना के साथ थे, हम सेना ठीक के है, शौर्य जयप्रकाश पे जी एक बार विश्वास सुन करते लेते हैं। थे, अजय जी का जवाब हो हम जाने दीजिए। सेना के जयप्रकाश शौर्य जी पे विश्वास कर रहे हैं। आप इनसे कहिए बीच में ना बोले, मैं बड़े सम्मान से सुन रहा था। ठीक है जयप्रकाश जी, उनका जवाब ले लेते हैं, मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। जी अजय हम जी। सेना पर हमारा ना कोई सवाल है, ना कोई क्वेश्चन है, ना उसके शौर्य पे कोई क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कुछ छदम राष्ट्रवाद के नाम पर 2014 में वास्को डिगामा साहब आए, जो 2013 से पहले और 12 से पहले और 14 से पहले चाइना के ऊपर ट्वीट करते थे, चाइना के ऊपर सवाल पूछते थे, भारतीय सेना पर सवाल उठाते थे। यही मोदी साहब, यही गडकरी साहब, यही राजनाथ सिंह साहब, यही प्रकाश जावड़ेकर साहब, यही रविशंकर प्रसाद, इनके ट्वीट आपको भेज दूं मैं कि साहब कहाँ हैं, घर में घुस के मारेंगे, चाइना को क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा, चूड़ी पहन लीजिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो इन्हें शर्म नहीं आई? ये राष्ट्रद्रोही तो यही लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही तो कायदे में ऐसे लोग हैं कि जब ये सवाल पूछते हैं तो ये राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। और कांग्रेस के और अपोजिशन के लोग और हिंदुस्तान के लोग और शहीद हुए परिवार के लोग पूछ रहे हैं, तो वो कैसे देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे? वो हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे, हम राष्ट्रभक्त थे, हम राष्ट्रभक्त रहेंगे। कृपा करके ये सरकार सर्टिफिकेट ना बांटे, ना सोनिया जी के बारे में, ना राहुल जी के बारे में, ना अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में, ना अजय वर्मा के बारे में। आप सरकार में हैं, सरकार का काम करिए, चाइना को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप सैन्य शक्ति हैं, आपका सारी विदेश नीति हिंदुस्तान की एक नीति पूरे संसार के लिए एक होनी चाहिए। आपकी ताकत और पावर पाकिस्तान के लिए आप अलग नीति अपनाते हैं, बांग्लादेश के लिए अलग अपनाते हैं, चाइना के लिए अलग अपनाते हैं, श्रीलंका के लिए अलग अपनाते हैं और चाइना के लिए आप अलग अपनाते हैं। जब आपके पास सारे सूत्र और सबूत हैं तो कृपा करके मेहरबानी करिए, ये राष्ट्रभक्त का छदम नाटक करना छोड़ दीजिए और देश को बताइए ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको पूछने का अधिकार है, सवाल पूछने का भी अधिकार है, जानकारी लेने का भी अधिकार है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कि कैसे देश का सर झुका रहे हैं आप। जयप्रकाश जी, सब लोकतंत्र में सब कुछ अधिकार है, सिर्फ एक जो आप अभी बताया, ये सेना हमारे से अभी बीजेपी का है नहीं, सेना देश का है, सबसे बड़ा बात है। नहीं सर, बातों को घुमाइए मत, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सेना बीजेपी का है। नहीं जयप्रकाश जी, गलत बात नहीं बोलेंगे आप, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नहीं, उन्होंने बोला झूठ बोलते हैं ये लोग, इनके बयान भी झूठ बोलते हैं, सेना को पूछने का इनके बयान भी झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ बोलते हैं। सेना देश की है, सेना देश की रहेगी, देश सेना का रहेगा। यही बात सबसे बड़ा बात है, सरकार से देश नहीं है, देश से सरकार है। बताए थे और हम लोग करके दिखाए भी, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाए भी, और 370 जो धारा है कश्मीर को हम लोग अल्टीमेटली अपना लिया है, उसको परदेश करके नहीं रखा है। ये स्ट्रेंथ सिर्फ बीजेपी दिखा सकता है और चीना को भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। आज देखिए चाइना जो सिलसिला में आया था वो लोग पीछे हट गया, इसका बाद आर्मी का ऊपर पूरा सिलसिला छोड़ दिया गया। अभी टाइम है टू ट्रस्ट द आर्मी, और इसको पूछने का आर्मी को औकात क्या है, आर्मी को पूछना जो एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ये हमको लगता है लोकतंत्र है, लेकिन आर्मी को पूछने का अधिकार किसी का नहीं है। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं, आर्मी से जो पूछ रहे हैं सरकार जवाब दे। ना हमारा है ना आपका है, यही बात आपको मान के लिए देश का अंदर जितना राजनीति है पूछिए ना, कोई बात नहीं करेगा, किंतु आर्मी को काटगरा में खड़ा करने का अधिकार किसको नहीं है, किसी को नहीं है। जयप्रकाश जी, आर्मी को कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा है, इस तरीके से बातों को गोलमोल मत घुमाइए। और रही बात, आपने कहा, एक सेकेंड, आपने कहा कि बीजेपी सब कर सकती है, तो उसी बिहाफ पे बार बार विपक्ष बोल रहा है ना। जब आप कहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो फिर कीजिए ना, फिर किस बात की देरी है? आप बार बार कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने धारा 370 हटाई, हमने ये किया, हमने वो किया, तो अभी क्या? नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी और इतना बड़ा 2 न्यूक्लियर पावर है, ये क्या खेल है क्या? ये लोग ये डिक्टेट कर देगा बाहर से, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आर्मी ऐसा ही काम करेगा? आर्मी को हम लोग का ट्रस्ट नहीं है, जो काम उन लोग का ऊपर छोड़ा गया है, वी हैव टू हैव ट्रस्ट। आर्मी जो कदम उठाना चाहिए चाहते हैं वो उठाएंगे। शहीद उन लोग का आदमी है, भारत का संतान शहीद हुए हैं। आप क्या सोचते हैं आर्मी को इसका ऊपर ख्याल नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का है?
मैडम मैं एक बात पूछूं? आप आर्मी पे क्यों आ रहे हैं जयप्रकाश जी? सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जा रहा है, आर्मी से नहीं। आप आर्मी सेना को क्यों बीच में ला रहे हैं? पार्टी आप सुन लीजिए, ये आर्मी को पॉलिटिसाइज करते हैं, आर्मी के नाम पे वोट मांगते हैं, आर्मी के नाम पर रैलियां करते हैं, अभिनंदन का फोटो आगे टांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं। इनका उद्देश्य है टारगेट पॉलिटिसाइज करना है। मैडम ये सेना को पॉलिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड You are the not your step is not clear. You are the politicize of our army. It is very bad. अजय वर्मा जी। जी सर एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात साफ तौर पर सुनाई दी जाएगी। जी, अब जी, आप बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग हैं वो सुनते हैं, हम तो एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं। हमारा सेना ना कोई सवाल था, ना सेना की फौरी पर कोई सवाल है। हम भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों से, इनके नेताओं से, जिसके प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री देश की होते हैं, सेना देश की होती है। ये इनको सेना की शहादत के बाद भी ये लोग वर्चुअल रैली में लगे हुए थे। इन्हें ना तो देश से मतलब है, ना इन्हें सेना की शहादत से मतलब है, ना इन्हें कोरोना से मरने वालों से मतलब है। ये केवल चुनाव जीत कर सरकार बनाने के में रहते हैं। ये इनका प्राथमिक एजेंडा 100% यही रहता। अब मैं आपको दो चीजें और बता दूं। आईटी सेल के मीडिया प्रभारी इनके अमित मालवीय हैं, पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल। उनके ट्विटर को आप भी उठा के देखिए, जिस वक्त चाइना ये हमला वाला मामला था, उनके ट्विटर से उन्होंने सेना पर ही सवाल खड़े करके और पत्रकारों पे सवाल खड़े करके आईटी सेल के प्रभारी का मतलब बीजेपी ने, सरकार ने, देश के मुखिया ने जो इनके ऊपर सवाल खड़े करे, कितना निंदनीय है। नंबर 2, इनके एक मंत्री हैं बिहार से, बड़े कद्दावर, उनका एक बयान है, उनके ट्विटर, आप ट्विटर खोलिए, पूरा देश आपका चैनल सुनना, बड़ा लोकप्रिय चैनल है और मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आप अच्छी बातें रखते हैं। कि एक इनके मंत्री हैं बिहार से, गिरिराज जी, बड़े भारी मंत्री हैं, उनका बयान था कि सेना तो मरने के लिए ही, सेना में तो मरने के लिए ही लोग आते हैं, जवान आते हैं, शर्म नहीं आती इनको? कितनी गंदी सोच है। सेना के ऊपर, शहादत के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब तीसरा सुन लीजिए, हद तो जब हो गई, चलो प्रजा करे, छोटे नेता करे तो समझ में आता है। मोदी साहब तो विश्व गुरु हैं, 56 इंच हैं, बड़े सम्मानित हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, हम आज भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने डीजल और पेट्रोल 80 रुपए, उन्होंने कहा था, मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, हम पेट्रोल को डीजल से कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे। और उन्होंने वास्तव में डीजल 80 रुपए कर दिया और पेट्रोल 69 रुपए कुछ पैसे। तो धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने कम कर दिया। लेकिन उनका एक बयान सुन लीजिए, उन्होंने कहा था एज ए प्रधानमंत्री अभी कि हमारे सैनिक मार कर मरे हैं। अरे भाई मोदी साहब, आप प्रधानमंत्री हैं, सैनिक मरते नहीं है, वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहादत हुई है उनकी। हमने कहा है कितना निंदनीय है कि मार कर मरे हैं। मतलब प्रधानमंत्री ऐसे पद पर रहकर आप गरिमा गिरा रहे हैं और सेना का मोराल तोड़ने का काम कर रहे हैं। कम से कम सेना का मोराल तो मत तोड़िए। और एक और नई चीज हुई है कि कोई, मैंने आपको पहले भी कहा, पीएमओ अगर गलती करता है तो पीएम सुधारते हैं। यहाँ तो पीएम ही गलत बयानबाजी कर रहे। पीएमओ ने वो चीज, वो लेखनी अपने उसमें से हटानी पड़ गई। आखिर क्यों? ये पूछता है विपक्ष और पूछता है भारत, आखिर क्यों? आप इतने जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी बात करिए और चाइना को उसकी भाषा में जवाब दीजिए। लाल आंख, 56 इंच का सीना, उसके हमसे एक के बाद 10 सिर लाएंगे। ये मेरा बयान नहीं है, प्रधानमंत्री जी आपका बयान। कब आएंगे 200 सिर? हमें कोई मतलब नहीं है। आप कब आएंगे 200 सिर? हमें कोई मतलब नहीं है। आप कब लाएंगे? ये पूछता है भारत, ये पूछता है हिंदुस्तान। ये देशद्रोह की बात से छोड़ दीजिए सरकार। इलेक्शन रैली हो रहा है मैडम, ये राष्ट्रद्रोही है आप लोग, राष्ट्रद्रोही की बातें करते हैं। हेलो हो रहा है जयप्रकाश जी, वर्चुअल इलेक्शन रैली हो रहा है तो हमको छोड़ दीजिए। आप किस इलेक्शन रैली की बात कर रहे हैं जयप्रकाश जी? अगर आप जो बयान सुना, ये पेट्रोल डीजल का दाम और दूसरा जो सब बात, ये तो चाइना इंडिया के लिए आप बात करने के लिए हमको बुलाया है। ये जो अभी बात किया, ये तो देखा इलेक्शन रैली चालू कर दिया। इलेक्शन रैली का तो ये जगह नहीं है। रैली नहीं किया है। आपके बयानवीर तो पिछले 4 दिनों से
व्हाट्सएप, ट्विटर, और ये फेसबुक सब यूनिवर्सिटी पर जिसके मार देंगे, समझ चीन को आया, गिरा मोदी देंगे, मोदी खत्म जी कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। नहीं। और 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया है। आप लड़ने के नाम पर चीन को शांति प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो इसको स्पष्ट कर दीजिए कि आप चाहते क्या हैं, 56 इंच चाहते हैं, 6 इंच चाहते हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं बंगाल के। अरे आप लोग सुनिए, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऐसा आप लोग बनाए नहीं, जी हम लोग हाँ। अरे इंडिया का आदमी आम जनता बनाया है देश में। और यही बात है जयप्रकाश जी, आप भारी लोग नहीं बहुमत है, के साथ तो आपको फिर से वो सत्ता में लोकतंत्र लेकर का आए हैं, तो कुछ उम्मीद से ही मान लाई है लीजिए देश की पहले, जनता। सबसे शिक्षा है जयप्रकाश जी मेरी लोकतंत्र बात का। सुनिए, इतने भारी बहुमत से अगर आपको देश की जनता फिर से सत्ता में लेकर आई तो कुछ उम्मीदों के साथ ही लेकर आई। अब ऐसे अरे में आपका अगर क्या आप है? उन सवालों के जवाब से डरेंगे और ना, बातें सवालों का गोल गोल जवाब घुमाएंगे देकर तो नहीं कैसे कर रहा है। चलेगा? आप और क्या सुनिए, चाहते हैं कि विपक्ष क्या सवाल- करे? आप क्या सवाल चाहते सही हैं होना जयप्रकाश चाहिए। जी, विपक्ष क्या करे? सुनिए, आपके साथ बैठे? मैडम जी सवाल सही होना चाहिए। सवालों का जवाब लेके हम लोग तो पीछे नहीं है, लेकिन सवाल सही होना चाहिए। जो सवाल आर्मी और नेशनल स्ट्रेटेजी है वो सवाल ये चैनल में आम जनता का सामने ऐसा डिस्कशन नहीं होता है। और देखिए जो लोग हैं वो चाइना का एजेंडा इधर में चालू कर रहा है। चाइना में कोई सवाल नहीं करता, चाइना आर्मी को कोई सवाल नहीं है, चाइनीज गवर्नमेंट को कोई सवाल नहीं है। मोदी ये जी हमारे को देश सवाल का करो। लोकतंत्र है ये जयप्रकाश जी, चाइना यहाँ को कोई सबको सवाल अपनी नहीं बात करता रखने का है। अधिकार जो है सज्जन और ये बात अधिकार कर रहा छीना है, नहीं जा ये सकता। चाइना को सवाल नहीं करता है, मोदी को सवाल हम करता चाइना है। में नहीं रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं हाँ, और यहाँ एक इसीलिए एक तो बच्चे को चाइना भी है, अधिकार है तो अपनी बात भारत रखने में का। रहे हैं ना। सुनिए, सुन लीजिए, भारत में है तो भारत का साथ चाइना का जब मुठभेड़ हो रहा है तो भारत का पक्ष लेंगे। यही होता है राष्ट्रभक्ति का नियम। ये लोग को ये समझाइए कि राष्ट्रभक्ति का यही नियम है। हम लोग भारत में है, भारत का साथ चाइना का जो मुठभेड़ हो रहा है उस टाइम में हम लोग भारत का साथ एक साथ सब जुट के रहेंगे। उस टाइम में ये सब बात, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 56 इंच छाती, अरे 56 इंच छाती है बोलते ही तो आम आदमी उनको फिर चुन के लाया। इसीलिए पाकिस्तान का अंदर घुस के हम लोग मारा। और तो क्यों नहीं चाइना को मारता है आप अंदर घुसकर? क्यों शांति का प्रस्ताव भेजता है? क्यों 20 सैनिक शहीद करा लिया आपने? समझेगा नहीं। क्यों आपने 74 घायल करा लिया? ये पूछता है भारत, ये पूछता है संसार। बताइए मेरे बयानवीरों, केवल टीवी पर बयानवीर आप करते रहते हैं। केवल टीवी पर आप केवल व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर यूनिवर्सिटी के वीर हैं, आप असल के वीर नहीं हैं। और ये सब बातों का कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है, आपका अजय जी। स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। मेरा सवाल Thank you. आपसे ये है कि फिर सर्वदलीय हाँ। बैठक में आप लोगों ने क्या किया? आपको कंफ्यूजन था, आपको रणनीति बतानी थी, तो आपको सर्वदलीय बैठक में ये तमाम बातें रखनी थी। उस बैठक के बाद कांग्रेस ज्यादा हमलावर नजर आ रही है, फिर बैठक देखिए, पहुंचे क्या? समझा नहीं। देखिए मैंने इनसे कहिए, सुन ले, मैंने इनका एक मिनट जी अजय जी। मैंने जयप्रकाश जी का रिकॉर्डेड ऑडियो सुना, जो घर से रिकॉर्ड करके लाए थे। ये बोल नहीं सकते, ये रिकॉर्डेड ऑडियो लाए थे, ठीक है, वो मैंने सुन लिया सर्वदलीय बैठक में। अजय जी इस सवाल के जवाब के साथ मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी। आप प्लीज दोनों मेरे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है।
ठीक है अजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। मेरा सवाल सर्वदलीय बैठक को लेकर था। अजय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे नहीं, हमारे 40 दिनों के बाद, हमारे कहने के बाद इतनी लेट सर्वदलीय बैठक बुलाई। अगर देश सरकार पहले इसको बुला देती तो हम समझते हैं ये नुकसान नहीं होता। सरकार को अपना एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए अलग नहीं करना चाहिए, ये हमने भी कहा है, देश ने भी कहा है, चाइना के लिए अलग नहीं करना चाहिए। इससे ये मैसेज जाता है कि सरकार डर रही है चाइना से, और क्योंकि उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ताकत के बारे में। लेकिन हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राजीव गांधी जी रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, कभी चाइना से न डरे न धमके, और चाइना को चाइना की भाषा में हमेशा जवाब दिया। और आखिर तक लड़ाई लड़ने की बात यही हम ये कहते हैं कि सेना हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान हमारा भी है, बीजेपी का भी है। पार्टी अलग अलग हो सकती है, जहां देश का मुद्दा आता है वहां सरकार को अपना सिविल चुनाव का, रैलियों का मुद्दा नहीं चलाना चाहिए। अब देखिए सरकार ध्यान भटका रही है चाइना से लोगों का। पेट्रोल तरफ लगा दिया, पेट्रोल में लग जाए, कभी कोरोना तरफ लगा देते हैं, उस पर लग जाए। सरकार की प्राथमिकता एजेंडे नहीं है। सरकार का प्राथमिकता एजेंडा ये है कि देश इस पर पुरुषोत्तम होना चाहिए, और ना वो किसी को सर्टिफिकेट दे कि कोई पत्रकार, कोई अपोजिशन के नेता या कुछ लोग अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब सरकार से पूछेंगे, आर्मी तो हम सब, तो इन्हें जवाब देना चाहिए। और इसके जितने भी चैनल, मेरा इससे अनुरोध, चैनल पे आके चाइना को धाराशाही कर रहे हैं, मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे पुराने सैनिक, इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी आधिकारिक बयान इस तरह का हो तो वो सरकार को देना चाहिए या आधिकारिक आर्मी रक्षा मंत्रालय के किसी आधिकारिक प्रवक्ता को देना चाहिए। मेरे को तो ये आपसे अनुरोध है, बाकी इन लोगों की इच्छा है, सरकार इनकी है, इनकी मर्जी है। अजय जी की समय निकालने का इंतजार किया जा रहा है, जैसे जैसे समय गुजर जाएगा ये जो मसला है वो ठंडा होता जाएगा और कहीं ना कहीं शांति से ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना चालबाज था, मक्कार है, मक्कार। हम अभी भी चेता रहे हैं, वो अंदर खाने अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। और आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में कभी अमेरिका कुछ कहता है और उसके बाद बदलता कुछ है। आपने अमेरिका की भी नीति और नीयत देखी है, कितना झूठ बोलते हैं सुपर पावर बनने के लिए। तो इसलिए भारत को अपनी नीति स्वयं निर्धारण करनी पड़ेगी, स्वयं बनानी पड़ेगी। हिंदुस्तान का अपना एक गर्व है, एक गौरव है। और आप कहते हैं कि साहब हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता। विश्व गुरु बनने के लिए तो फिर सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सबका साथ और सबका विश्वास लेके चलना पड़ेगा, वरना इस देश में वक्त है बदलाव का। अगर आप अतीत से वर्तमान कुछ नहीं सीखेगा तो अतीत तो बहुत दिनों में गायब हुआ था, वर्तमान बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। मेरा ये कहना है आपसे। जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ, आप कांग्रेस से इस समय पक्ष रखने के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस की तरफ से ही आपसे ये जानकारी चाहती हूँ। एक मजबूत विपक्ष की आप भूमिका निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुझाव देने चाहिए सरकार को, ये ट्विटर के माध्यम से क्यों दिए जा रहे हैं या फिर बयानों के माध्यम से क्यों दिए जा रहे हैं? क्या कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता? जोर शोर से सुझाव जो इस समय विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं दिखा कर, क्या ये जरूरी है? आज जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये अंडे देने के लिए हैं, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल सही नहीं हो सकता? अगर कोई सुझाव अपना पेश करना चाहता है तो उसका दूसरा रास्ता भी हो सकता है। एग्जैक्टली आप जो कह रही हैं, मैं उसको बताऊं कि सरकार को खूब हम लोग कहते हैं, लेकिन सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि विपक्ष को, वो तो कांग्रेस मुक्त चाहती है। आपने देखा कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा राजवंश, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, राजवंश नहीं है। अगर इसी चीज के ऊपर जो वर्ड इन्होंने कहा है राजवंश, इसी पे ही मुकदमा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 मुकदमे हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय लल्लू को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। कल अजय वर्मा को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये कभी ये किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। जो इनसे सवाल पूछता है, पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं, चैनल वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट मीन्स इंडिया। एंड इफ यू वांट चेंज तो यू विल डू कंटिन्यू द डिक्टेटरशिप।
just like Korea, just like China, but there is best democracy in the world. So you will continue and you will take the action according to democracy. मेरा आपसे ये अनुरोध ये चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि देश की सरकार को जब हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से करिए, प्रजातंत्र की हत्या मत करिए, तो सरकार उसमें कोई सुनवाई नहीं करती है, जो इनके मन में आता है वही करते हैं। तो जब ये करते हैं तो भारत में स्वतंत्र है हर आदमी। आज एक छोटे से छोटा बच्चा भी बड़े सवाल कर सकता है और बड़े से बड़ा राजा भी पूछ सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल में भेज दें, आपको बंद कर दें और आपको उठा के कर दें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सरकार अगर विपक्ष से मजबूत सहयोग हर तरह से हम तो कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन सरकार को भी अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा। एजेंडे में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, किस तरह से, एजेंडे किस का तरह बदलाव का का तरीका ये है कि हम इस बार जब कहते हैं हमारे बात को, सरकार को, अपोजिशन के लोगों को, सरकार को और उन लोगों को, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, 137 करोड़ हर जगह देश के प्रधानमंत्री साहब, भाइयों बहनों मित्रों, 135 करोड़ देशवासियों कहते हैं। तो इस 135 करोड़ देशवासियों में सबका साथ, सबका विश्वास लेके चलें, पार्टी छोड़ दें तो हम बड़ी सफलता, बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। वरना यहाँ तो कभी भी कुछ भी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के 20 सैनिक वीर गति और शहादत को चले गए। पूछिए उन बच्चों की माओं से, पूछिए उन बहनों के भाइयों से, पूछिए उन माताओं से, पूछिए उन बाप से जिनके बेटे चले गए, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि घुसे नहीं, बिना युद्ध के कैसे शहीद हो गए, आखिर क्यों? बस हम ये चाहते हैं कि कोई शहीद शहादत ना हो, कोई देश का जवान ना मरे। मारना था तो चीन के लोग मरते, हिंदुस्तान के क्यों? ये सवाल है, इसलिए हमारा ये सवाल है, और ये अगर आखिर तक हम करते रहेंगे। तो अजय जी खुद प्रधानमंत्री दे चुके हैं कि हमने भी तो 40 मारे हैं, और वो शायद इसीलिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, जब युद्ध हुआ ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा ना कोई आया, जब युद्ध हुआ ही नहीं तो फिर बिना युद्ध के कैसे मर गए हमारे सैनिक? शहीद हो गए, ये कहते हैं मर गए, हम कहते हैं शहीद हो गए। हमारी भाषा और इनकी भाषा में देख लीजिए कितना फर्क है। हम शहीद और वीरगति बोल रहे हैं, इनके बयानवीर मंत्री कहते हैं मर गए, मरने के लिए आते हैं। तो थोड़ी भाषा और मर्यादा, तानाशाही तो नहीं करनी पड़ेगी। चाइना को चाइना की भाषा में जवाब तो आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, वरना वो आपको जवाब दे देगा। अधीर रंजन जी ने ठीक कहा है कि हथियार किस लिए रखे हुए हैं आपके पास? बफोर तोप राजीव गांधी लेके आए, अभी ये तोप आप आई, आपका बहुत बड़ा सेना भंडार है, लेकिन आपको फिर इंतजार किस चीज का है? गलवान घाटी के चित्र आपने देखे कि किस तरह से वहां उनके तोप खाने, किस तरह से वहां उनकी आर्मी के टैंक, किस तरह से उनका निर्माण कॉरिडोर। हम नहीं कह रहे, ये सैटेलाइट दिखा रही हैं, लेकिन कुछ इनके गोदी मीडिया के चैनल हैं जो बिल्कुल, जिसे मैं कहूंगा कि वो केवल ये एजेंडा चलाते हैं सरकार का, ना वो सच दिखाते हैं और ना वो देश में, और वही भ्रमित करते हैं, वही इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। तो मैं ये चाहूंगा, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस लोग पार्टी का, देश की जनता का और इन शहीद परिवारों का, आज तक पुलवामा अटैक के बाद 45 लोग मारे गए, 450 से तो बहुत दूर है, आएंगे कब आएंगे, उनके परिवार को आज तक आर्थिक सहायता नहीं मिली। मैं अभी आपको अपनी जेब से निकाल के 5 टेलीफोन नंबर देता हूं, उनकी विडो के, उनके भाइयों के, उनके पिताजी के, उनकी मदर के जो शहीद हुए हैं। ना उनका जमीन दी गई, ना उनको नौकरी दी गई, और तो और ना उनको पैसा दिया गया हुआ। आज कितने साल हो गए पुलवामा को? तो ये सरकार की नीति और सरकार की नीयत में फर्क है। सरकार दिखाती कुछ है, करती कुछ है, कहती कुछ है। अब देखिए डीजल और पेट्रोल, मोदी साहब से पूछ रहे हैं, कोरोना में लोगों की वैसे ही मार हुई पड़ी है, बिजनेस खत्म हो गए, व्यापार खत्म हो गया, लेकिन सरकार राजस्व बढ़ा के 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं इस पेट्रोल डीजल के खेल में। वो पैसा कहाँ है? क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ये 100 रुपए हो जाएगा तेल, आज 40 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्रूड की एक बैरल का रेट है, और जिस वक्त 40 रुपए कांग्रेस टाइम में रेट था, उस वक्त कांग्रेस सरकार 30 रुपए डीजल और 34 रुपए पेट्रोल दे रही थी देश की जनता को। यही सरकार थी, बस मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यही भारत था, यही हिंदुस्तान था। बताइए, आप और हमारी जेब पर जो मार पड़ रही है महंगाई की,
इससे सारी चीजें महंगी हो जाएंगी जब बहुत सी डीजल महंगा होता है। बहुत सी चीजों के लिए नीतियां बदलने की काफी आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान से फिर से सियासत में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि आखिर हम चीन को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे पास जो हथियारों का इतना जखीरा है वो क्या अंडे देने के लिए है। तो इस बयान के बाद से ही लगातार सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और एक कड़ी कार्रवाई की मांग कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मसले पर की जाती है, चीन को किस तरह से सबक हमारे देश की सेना और सरकार सिखा पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।